गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं मिडवल हिस्ट्री पर। जो नए व्यूवर्स हैं या जो नए दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस संबंधी विषयों के अल्टरनेट होकर क्लासेस चला रहे हैं। हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया है, जिसके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोस अपलोड है, कोई सिलेबस बीच में रोक कर ऐसा कुछ नहीं, पूरा सिलेबस अपलोड किया है। हाँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी क्वालिटी लो है, तो आप कोशिश करिए उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की। बाकी उसमें मैटर मैंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बाकी में एंशिएंट हिस्ट्री पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है। अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पर चर्चाएं कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री पे हम लोग खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश पे चर्चाएं कर रहे हैं और 2 या 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं खिलजी वंश पे। और आज के वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, मतलब जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा, फिर अलाउद्दीन के बारे में पढ़ा और थर्ड वीडियो में अलाउद्दीन के हमने सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ा, जो उसने आर्मी अटैक्स किए थे उन सब पर चर्चा की। और आज के वीडियो में हम लोग जो अलाउद्दीन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार किए थे, अपनी आर्मी में जो सुधार किए थे, जो उसकी रेवेन्यू पॉलिसी थी, उन सब पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इससे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं, तो ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा। आज हम लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, जो हम लोगों ने नई सीरीज कंटिन्यू की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूं उसके आंसर बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन प्रोटेम स्पीकर के बारे में और संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूछा था। मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने सही आंसर किए हैं, तो उसके मैं आंसर बता दूँ। पहला, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य चुनकर, जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं और नवनिर्वाचित सदस्य चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा फिगर्स वाइज समझते हैं। प्रोटेम स्पीकर, तो जैसे देखिए अभी रिसेंटली लास्ट ईयर चुनाव भी होते लोकसभा के, तो जितने मेंबर्स चुने जाते हैं, सपोज करिए जितने मेंबर्स चुने गए हैं, तो जब ये लोकसभा में सेलेक्ट होकर गए हैं लोकसभा में, तो ये सिर्फ अभी मेंबर हैं जिन्हें लोकसभा की सदस्यता प्राप्त नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। तो जब तक ये शपथ नहीं लेंगे तब तक ये लोकसभा के सदस्य नहीं माने जाते हैं। और लोकसभा जब मेंबर सब इकट्ठा हो जाते हैं तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अभी जब तक ये सदस्य चुने नहीं गए हैं तो ये अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन सकते, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं ही नहीं। इस स्थिति में ये अपना एक अस्थायी सदस्य चुन लेते हैं। अस्थायी सदस्य अमूमन जो सबसे वरिष्ठतम होता है उस सदस्य को चुन लिया जाता है। सब कोई सर्वमत से, चाहे जितनी भी पार्टियां आई हों, सभी लोग सर्वमत से एक सदस्य को चुन लेते हैं। वही होते हैं प्रोटेम स्पीकर। उन्हीं को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर, या बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अब ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? ये सभी जो जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं लोकसभा में, सबको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। स्वयं भी शपथ लेते हैं, सबको शपथ दिलाते हैं। देन जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं वो प्रोटेम स्पीकर ही फुलफिल करते हैं, ठीक है। और जब चुनाव हो जाते हैं, जो परमानेंट सदस्य चुन लिए जाते, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, तब प्रोटेम स्पीकर ऑटोमेटिक अपने पद से हट जाते हैं, ठीक। ये होता है प्रोटेम स्पीकर, कई बार पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। कई बार इससे क्वेश्चन पुटअप किया गया है और इसी में कई बार इससे क्वेश्चन, मतलब रेगुलर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया संयुक्त अधिवेशन में। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। जब देखिए कोई भी विधेयक जब पास होता था, पहले लोकसभा में पास होता, फिर राज्यसभा में पास होता और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अब लोकसभा राज्यसभा में नहीं, जरूरी नहीं पहले राज्यसभा में पारित हो सकता है और फिर लोकसभा में पारित हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में ही पारित हो, ठीक है। तो अब देखिए संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब एक सदन से कोई विधेयक पास हो जाता है और दूसरे सदन में रिजेक्ट हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
एक सदन ने उसको पास कर दिया है। अभी मैं एक सदन दूसरा सदन बोल रहा हूँ, लोकसभा राज्यसभा नहीं बोल रहा। कोई भी पहला सदन हो सकता है, कोई भी दूसरा सदन हो सकता है विधेयक को पारित करने के मामले में। तो एक सदन ने उसको पास कर दिया, दूसरे सदन ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया है, उसके संशोधनों को, जो अमेंडमेंट्स दिए हैं उसको रिजेक्ट कर दिया है। अमेंडमेंट मानने से, अमेंडमेंट्स मानने से रिजेक्ट कर दिया है, इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने उसको रखे हुए, पास नहीं किया, बिल्कुल होल्ड कर दिया है, और होल्ड करने की जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, 6 माह से ऊपर अपने पास होल्ड रखें। इस कंडीशन में ये 3 कंडीशन हो गई। अब जब ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही होती हैं और किसी उस कानून, उस विधेयक को पास कराना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से उस विधेयक को पास कराना ही है गवर्नमेंट को, ठीक है, सरकार को उस विधेयक को पास कराना ही है। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, देखिएगा क्वेश्चन यही पूछा था, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है, तो संयुक्त राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये सब बातें मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने मेंशन की हैं, काफ़ी डीपली उन्होंने एनालाइज कर रखा है। तो संयुक्त अधिवेशन में बुलाते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन बुलाता है या फिर कहते हैं कॉल कौन करता है, ठीक। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अब देखिए इसके बुलाने की भी कुछ शर्तें हैं, ये नहीं जब मन हो तब बुला लिया जाए, सिर्फ 3 ही से 2, देखिए साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में तो बुला सकते हैं, ठीक है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में बुला सकते हैं। धन विधेयक में नहीं बुला सकते, क्योंकि धन विधेयक में सारी पावर लोकसभा के पास होती है, ठीक। और संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं बुला सकते, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो अलग अलग सदनों में पारित होना चाहिए। तो अब समरी क्या निकली, सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में ही संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर पूछे जाते हैं। अब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसके उपाध्यक्ष करेंगे, ओके। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। यहां एक बात याद रखिए, राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं कर सकते, अध्यक्ष, जो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए राज्यसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। देखिए पहले नंबर पर लोकसभा के अध्यक्ष, फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अब ये भी नहीं है, ये भी छुट्टी पे गए हुए हैं, तब जितने भी मेंबर्स होते हैं सब आपस में सम्मत कर लेते हैं कि भैया इस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए, वो उसी को मान लिया जाता है अध्यक्ष, ठीक है। तीन प्रोटोकॉल हमने बताए। अब इसकी गणपूर्ति कितनी होती है, 1/3, 1/10। और इसमें जो रूल्स फॉलो किसके आदि किए जाते हैं, लोकसभा के, जो नियम संचालन होते हैं वो लोकसभा के ही पारित किए जाते हैं, ओके। और कौन सा क्वेश्चन बचा है इसके रिलेटेड, इससे कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है लोकसभा। अब देखिए, अगर आप रियलिटी बेस्ड पे जाएं तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। लोकसभा में यदि सरकार की लोकसभा में बहुमत है तो संयुक्त अधिवेशन का अगर लिटरली देखा जाए तो कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का बहुमत ज़्यादा होगा, राज्यसभा के तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य आ पाएंगे, लोकसभा से 500 बैठे होंगे। तो लिटरली अगर देखा जाए तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है मतों के मामले में, क्योंकि जब इसे साधारण बहुमत से पास हो जाता है विधेयक तो पारित मान लिया जाता है, ओके। तो क्वेश्चन कौन सा पुटअप किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉल कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, और किस किस विधेयक पर लाया जा सकता है, ओके। अभी तक देखिए, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा में हो जाते हैं, अभी तक से 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब वो कौन कौन से थे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध विधेयक बोलेंगे, दहेज प्रतिषेध विधेयक, कुछ गलत लिख गया था मैं, हाँ कुछ गलत लिख
देखिए प्रतिषेध विधेयक, ये था आई थिंक 1960 के आसपास था। ओके, और इसके बाद बैंक सेवा आयोग विधेयक, ये था 1977, हो सकता है सन में 19-20 हो, देख लीजिएगा इसको। और एक और था, ये तो कंफर्म है, आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 में आया था। ओके, ये 3 संयुक्त अधिवेशन में प्रावधान बताए गए थे। तो ये इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन का किस आर्टिकल में है, कौन बुलाता है और कौन अध्यक्षता करता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मेरे सामने कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्होंने लिखा संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो अमूमन लगता है संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन है, तो जो सबसे पावरफुल होगा वही करेगा, तो लोग राष्ट्रपति पे ही अमूमन टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, इतना हो गया। अगर आपको और डिटेल में चर्चा करनी है, सबके बारे में पॉइंट में डिटेल में चर्चा की है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब डीपली चर्चा की हुई है हर बात पे, किसके क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं, सब पर चर्चा की हुई है। ओके, तो इसी के साथ अब हम लोग का जो सीरीज़ चल रही है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं, मैं उसको दोनों डिफाइन करूँगा। चलिए आज का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछते हैं, फैक्चुअल हैं, ध्यान से सुनिएगा, फैक्चुअल है लेकिन ध्यान सुनिएगा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और समझ के आंसर दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन केबीसी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फादर ऑफ लोकसभा के पिता या लोकसभा के जनक किसे कहे जाते हैं? सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? फिर से ध्यान सुनिएगा, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आंसर करिएगा। फैक्चुअल है लेकिन हाँ कंफ्यूज कर देंगे स्टूडेंट्स को। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने रेगुलर सिलेबस पर, मिडवल हिस्ट्री, जहाँ हम लोग अलाउद्दीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी उन पर चर्चाएँ करेंगे। चलते हैं, बोलो नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ने के बाद उसके किस तरह सत्ता में बैठा वो हम लोगों ने देखा, फिर उसके मंगोल आक्रमण देखे, जो उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उन सब के बारे में, जो उसने फेसेस की प्रॉब्लम उन सब पर चर्चा की, और फिर उसके सैन्य अभियान देखे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी उस पर देखेंगे, जो इंटरनल पॉलिसी उसके काम कर रही थी, जिसमें मुख्य रूप से उसकी रेवेन्यू पॉलिसी और आर्मी के रिलेटेड पॉलिसी हम लोग देखेंगे, और उसको आज की गवर्नमेंट से और उसकी पॉलिसी से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा कि 700 साल पहले, लगभग आज से 700 पहले अलाउद्दीन खिलजी वो पॉलिसी अपना रहा था जो आज की गवर्नमेंट अपनाती है। ठीक है, तो उन सब पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन सत्ता में आया, उसके बाद देखिए महत्वाकांक्षी खुद था। महत्वाकांक्षी में उसके देखिए 2 पॉलिसी सामने आती हैं। पहली पॉलिसी रही अपने साम्राज्यवाद की, ठीक, साम्राज्यवाद को उसको अपना बढ़ाना था, और फिर एक निरंकुश शासन की। साम्राज्यवाद में अपने शासन को और अधिक विस्तार करना था। उसमें भी 2 पॉलिसी समझ में आई, उसको मंगोल के आक्रमणों को रोकना भी था और इंटरनल भारत के राज्यों को जीतना भी था। दूसरी, जो अपना शासन कंट्रोल करना है, उसके लिए उसको अपनी इंटरनल पॉलिसी, अपने प्रबंध के एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करना पड़ेगा। दोनों ही कार्यों के लिए, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, मैंने लॉ एंड ऑर्डर्स को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरी साम्राज्यवाद को परफॉर्म करने के लिए एक सेना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सेना की आवश्यकता पड़ती है। उस सेना को सुसंगठित करता है,
ठीक है, सेना में कैसे सुधार करते हैं। अब सेना तो कर लिया और उसके साथ सेना को फ्री फंड में थोड़ी ना अब भर्ती कर लेंगे। जब सेना आप बढ़ाएंगे तो उनके लिए सैलरी देनी पड़ेगी। अब वो सैलरी का पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए उसने अपनी एक नई रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई। ठीक, उन सभी पॉलिसीज पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि यदि जब सुल्तान बनने के बाद, जैसे भारत में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है अपनी कैबिनेट बनाना। ठीक है, अपने मंत्रियों की नियुक्ति करना। यही अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। सबसे पहले अपनी कैबिनेट सेटल की। उसके बाद क्या कार्य होता है कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर्स को आप रूल्स तो बना देंगे मंत्रालय से, लेकिन जब तक उसको ब्यूरोक्रेसी आपकी कुशल नहीं होगी, उन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे। और रूल्स को अप्लाई कराने में, ऑर्डर्स को अप्लाई कराने में, कानून को अप्लाई करने में सबसे मुख्य रोल किसका होता है, पुलिस विभाग, पुलिस का और जुडिशरी का। ठीक है, तो इन्हीं सब पॉइंट्स पर चर्चा इस स्लाइड में हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जब वो सत्ता में आया तो उसने अपना कैबिनेट मतलब अपने विभिन्न विभागों पे सुधार किया, विभिन्न विभागों पे सुधार किया। अब मोस्टली उसके कई विभाग थे, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 4 विभागों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला विभाग, पहला, दूसरा, तीसरा एंड द फोर्थ वन इज, पहला विभाग था दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत। ठीक है, और सेकंड वन था दीवान ए आरिज, सब दीवान ए आरिज विभाग। जब डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखने का तो काफी हेल्पफुल होगा। दीवान ए ईशा, दीवान ए ईशा। And the fourth one is दीवान ए रसातल, रसालत या रसातल ऐसे कुछ है, रसालत था शायद। ठीक है, रसालत है, देख लीजिएगा रसातल है कि रसालत है। ठीक है, ये 4 विभाग हो गए। अब देखिए कौन कौन से थे। ये है दीवान विभाग, ये है वित्त विभाग। दीवान ए ये है डिफेंस मिनिस्ट्री है। ओके, दीवान ईसा ये दिल्ली एक सचिवालय है, और दीवान रसातल ये फॉरेन मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और दीवान ईशा सचिवालय है ये उनका, और दीवान ए रसातल मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है। अब देखिए दीवान ए गुजरात ये किसके अंडर में था, ये था उनके वजीर के अंडर में। इसका हेड था वजीर, इसका हेड था आरिज ए मुमलिक। नाम याद रखिएगा, अभी फिर से आएंगे सब नाम। आरिज ए मुमलिक। दीवान ईशा तो सचिवालय था, और दीवान रसातल ये तो विदेश मंत्रालय था। तो वजीर, देखिए हर विभाग में वित्त विभाग का मुख्य रोल होता है। वजीर की अहमियत को एक्सेप्ट करते हुए बर्नी ने भी ऐसा लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजस्व व्यर्थ है। आप पैसा तो उसको करोड़ के रूप में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कहाँ कहाँ एक्सपेंस करना हो, किस तरह एक्सपेंस करना है जिससे आपको ज़्यादातर आपकी योजनाओं फुलफिल हो अपने टारगेट में, ये एक वजीर ही डिसाइड करता है। ओके, तो बर्नी ने ये लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजस्व व्यर्थ है, और सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर पर अभिमान और यश के अलावा अन्य कोई स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। फिर से ध्यान से सुनिएगा, बर्नी ने वजीर की महत्ता को एक्सेप्ट करते हुए ऐसा लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर या एक समझदार वजीर के बिना राजस्व व्यर्थ है, और एक सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर पर यश और अभिमान करने का या प्राप्त करने का अन्य कोई स्रोत नहीं है और ना ही हो सकता है, ऐसा बर्नी लिखा है। तो वजीर के एक्सेप्ट, लेकिन इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा उसने ये कहा कि इसमें जो वजीर नियुक्त कर रहे थे अलाउद्दीन अपने शासनकाल में, जो वो एक रोटेशन पॉलिसी पर डिपेंड था। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देख ही रहते होते हैं कि कोई भी
जो रोटेशन पॉलिसी होती है, एक चार्ज में ज़्यादा दिन तक एक व्यक्ति को नहीं अपॉइंट किया जाता है, तो रोटेशन पॉलिसी पे कभी जो वजीर होता है वो सैन्य विभाग का होता था, कभी वित्त विभाग का होता था और कभी प्रशासनिक विभाग का होता था। इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि हर तरह की माइंड का समावेशन होता था, हर कोई अपनी पॉलिसी को अप्लाई करने की कोशिश करता था। और इससे देखिए, जब वो इस पॉलिसी से जब आप सबको मौका देंगे तभी तो उसका टैलेंट समझ में आएगा। तो उसने सभी तरह की क्वालिटी फुल लोगों को इसमें मर्ज करने की कोशिश की थी। ये एक अलाउद्दीन की एक एक्सटर्नल पॉलिसी सामने आती है कि उसने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में या वजीर के पद पर हर तरह के, हर क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया था थोड़े थोड़े समय के लिए, और सभी की नीतियों को समावेशित करने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरिज ए मुमलिक, ये होता था सैन्य विभाग का हेड होता था, और इसका भी रोल काफ़ी प्ले हुआ है। अभी जब हम स्थायी सैन्य संगठन के बारे में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। आरिज ए मुमलिक, देखिए सैन्य प्रशासन, इसका जो मेन कार्य था कि वो सेना में भर्ती का, उनके निरीक्षण का, हथियारों की सप्लाई, जो हथियार कम पड़ जाते उनका, उनको प्रशिक्षण देना, ये सब काम होता था। ये तो इंटरनल काम होगा। एक्सटर्नल काम भी ये होता था कि युद्ध के समय सेनापति की मदद करता था। देखिए, ये सेना मंत्री होता था, ये सेना मंत्री होता, सेनापति नहीं होता था, तो ये सेनापति की मदद भी करता था। ओके, ये होते दीवान ए ईशा, मतलब सचिवालय। तो जो सेक्रेटरीट होता है उसमें क्या कार्य होते हैं? गवर्नमेंट्स के शासनादेश होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं वो पारित किए जाते हैं, गवर्नमेंट संबंधी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्री होते हैं उनके सबसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, सबको आदेश निर्गत किए जाते हैं। ये सारे काम, मतलब जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी कार्य होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, पेपर वर्क्स। अब दीवान रसातल, मतलब यहाँ पर जो कार्य होता है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का होता था। मतलब जो बाहर के राज्य थे उनमें जो सीमाओं पर चौकियाँ लगा रखी थी उनसे रिलेटेड कार्य यहाँ पे होता था। किसी अन्य राज्य को कोई प्रपत्र भेजा गया है या वहाँ से कोई प्रपत्र आया है, या अन्य राज्यों में हमने जो अपनी सेना नियुक्त कर रखी है उसके बारे में जैसे बोलते हैं एम्बेसी, जिसे बोलते हैं एम्बेसी, अपनी भाषा में बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड ये कार्य कर रहा था। तो अब देखिए 4 विभाग हमने देखे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको हिस्टोरिकल वोकैबुलरी ना यूज़ करके मॉडर्न वोकैबुलरी यूज़ करें, जिसके आप लोग ज़्यादा समझ में आए। दीवान बिरद, फाइनेंस मिनिस्ट्री, दीवान आरिज, डिफेंस मिनिस्ट्री, दीवान ईशा कैबिनेट, वो सेंट्रल सेक्रेटरीट था, और दीवान रसातल मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री। अब देखिए उसने अपनी कैबिनेट तो तैयार कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर मैंने कहा कैबिनेट तो आपने मंत्रियों कर ली, लेकिन जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं अप्लाई होगी, मतलब जो आपके नौकरशाही लॉ एंड ऑर्डर्स को अप्लाई करने के लिए आपकी ब्यूरोक्रेसी कुशल नहीं होगी, तब तक आप जितने अच्छे मिनिस्टर बना लीजिए वो उसको उस तरह से उतनी परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सबसे पहले पुलिस विभाग और इंटेलिजेंस विभाग को, पुलिस विभाग और इंटेलिजेंस विभाग को अपडेट किया, इसमें काफ़ी सुधार किए। इन सुधारों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिए। इसमें सुधार किए, जो अकुशल थे, अयोग्य लोग थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया, जो कुशल लोग थे, यूथ आया था, उनको भर्ती किया, नई नीतियों को अप्लाई किया, किस तरह से कार्य करना, गुप्तचर विभाग को अपडेट किया। गुप्तचर विभाग का क्या योगदान है तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं, क्योंकि इस गुप्तचर विभाग को ही कुशल करके उसने कई विद्रोहों को रोक दिया था। अब गुप्तचर विभाग को पुलिस और गुप्तचर दोनों बिल्कुल अलर्ट रहते थे। इसका इफेक्ट तो मैंने बताया भी है कि इतिहासकार ने लिखते हैं कि अब जो दरबारी और जो अमीर होते थे वो आपस में संकेतों से बात करते थे, क्योंकि बातों के साथ साथ इनकी विचारों को भी सूचना सुल्तान को मिल रही थी। ठीक है, और रूल्स को अप्लाई करने के, जो रूल्स तोड़ेगा उसके लिए पुलिस है ही। पुलिस का जो हेड होता था उसे कोतवाल का, प्रधान कोतवाल कहते थे। जैसे दिल्ली कोतवाल अमान उल मुल्क था, अलाउद्दीन का एकमात्र मित्र, तो उसी तरह दिल्ली का कोतवाल होता था, वो एक प्रधान कोतवाल होता था, वो पुलिस विभाग का हेड होता था। और इधर इंटेलिजेंस का बरीद ए मुमलिक होता था, जो हेड होता था। ठीक है, अब देखिए दोनों को मर्ज कर दिया, तो आपने ऑर्डर्स को तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन लॉ का क्या होगा? लॉ को परफॉर्म करने के लिए सबसे अच्छी जुडिशरी जरूरत पड़ेगी, तो उसने जुडिशरी को भी कई सुधार किए।
न्याय व्यवस्था को, देखिए बलबन के समान, बलबन और इसमें एक ही अंतर रहा वो सैन्य प्रशासन में कि बलबन मंगोलों को ही रोकने में ही कंसंट्रेट था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को रोकने के साथ साथ इंटरनली उसमें अपना साम्राज्य बढ़ाया। लेकिन इस मामले में बलबन का इक्विवेलेंट था, जैसे बलबन एक निरंकुश शासक की भूमिका निभाता है वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी निभाता है। लेकिन जैसे बलबन ने एक न्याय व्यवस्था को कठोरता से पालन किया, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने कठोरता से पालन किया। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वोच्च सबसे टॉप पे बैठा है जो न्यायपालिका, वो सुल्तान ही है। न्याय का जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है वो सुल्तान है। उसके बाद उसने तरह तरह के न्याय व्यवस्थाएं अप्लाई की, जैसे प्रांतों में प्रांतपति नियुक्त कर दिए गए और प्रांतपति नियुक्त कर, काजी नियुक्त कर दिए गए, इस तरह के लोग प्रांतों में न्याय की व्यवस्था कर दिए गई। और फिर गांव में जो प्रधान होते थे या मुकद्दम होते थे, चौधरी होते थे, इन लोगों को जो छोटे मोटे पंचायत प्रधान होते थे उनको न्याय व्यवस्था कर दी गई। और सबसे अच्छी बात यह है जितने भी ये जो न्यायिक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो न्यायाधीश बना के नियुक्त तो कर दिए गए, इन पर भी वो लीड किया करते थे, इनके भी कार्य प्रणाली पे लीड करते थे। ये भी अगर गलती करेंगे ना तो सुल्तान इनको भी सजा देगा। तो एक तरह से एक अच्छी पुलिस और इंटेलिजेंस उन्होंने ब्यूरोक्रेसी तैनात कर दी और एक अच्छी जुडिशरी को परफॉर्म कर दिया कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसको पूरी तरह परफॉर्म किया जा सके, वो अपने टारगेट में फुलफिल हों। और एक मिनिस्ट्री, एक मजबूत मिनिस्ट्री बना रखी थी कि अब पूरी तरह से ये कहा जाए पूरी फील्डिंग सेट हो गई है और अब कैसे इसी तरह उसने अपने आक्रमणों में सफलता प्राप्त की। सब कुछ काफ़ी अच्छे पॉलिसी पे अप्लाई था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग सेना के बारे में, जो सेना को अपडेट किया था, क्या सुधार किए थे और उससे ही कोलेट करेंगे उसकी रेवेन्यू पॉलिसी को। सेना के ही सुधार के फलस्वरूप उसे अपनी एक नई रेवेन्यू पॉलिसी लानी पड़ी थी। ठीक है, ये सेना के ही सुधार का परिणाम था। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग अलाउद्दीन की जो सैन्य नीतियाँ थी, जो सैन्य संगठन संबंधी जो उसने नई पॉलिसीज अपनाई थी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फैक्चुअल ना होकर डिस्क्रिप्टिव जाएंगे और सारी उसकी जो सैन्य संगठन से ही हम लोग उसकी रेवेन्यू पॉलिसी को कोलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादातर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सैन्य उसका देखिए पहले इशारा करते उसका टारगेट क्या था। उसका टारगेट दो तरह महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षा के पीछे उस महत्व एक हम लोग चलेंगे, एक महत्वाकांक्षी था, दूसरा था मंगोल से रक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षी था और दूसरा था मंगोलों से रक्षा। इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा टारगेट था इसका मंगोल। अब देखिए महत्वाकांक्षी को भी दो भागों में बांट देते हैं। महत्वाकांक्षी क्या था? अपना साम्राज्यवाद बढ़ाना था, अपना साम्राज्य बढ़ाना था। दूसरा था कि अपना आंतरिक प्रशासन भी कुशल रखना था, था। ठीक है, अब देखिए आंतरिक प्रशासन में देखिए ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। अब देखिए इसमें भी तीन कारण, साम्राज्यवाद में तीन कारण थे। पहले तो अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या था, जो राज्य जीत लिए हैं उस पर अपनी सेना रखनी पड़ेगी ना। अब किसी दूसरे देश को जीत लोगे वहाँ अपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करोगे तो अपने सिस्टम बना लेंगे। तीसरा था अगर कोई बीच में विद्रोह करता था तो उसके लिए स्पेशल सेना भेजनी पड़ती थी। तो देखिए यहाँ सेना का आर्मी का महत्व समझ में आ गया तीन कारणों से। पहला तो आपको युद्ध जीतना, अन्य क्षेत्र जीतने हैं, जो जीते गए क्षेत्र वहाँ डिप्लॉय कर देनी है, और तीसरा जो कोई विद्रोह कर रहा है तो हम उस विद्रोह को रोकने सेना भेजेंगे। और यहाँ आ गए जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है वो। ठीक है, अब यहाँ पर मंगोल, इनकी भी रक्षा, इनसे विरोध करने के लिए भी हमको आर्मी चाहिए, जब तक डिफेंस आर्मी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आर्मी का महत्व उसकी नज़र में काफ़ी बढ़ चुका था। ठीक है, यहाँ समझ में आया कि महत्वाकांक्षी था, इस तरह हमने समझने की कोशिश की। और यहाँ पे मंगोल जो उसके सारे टारगेट थे उसमें कहीं ना कहीं आर्मी का विशेष महत्व समझ में आ रहा था। अब देखिए उसने इसीलिए आर्मी के महत्व को समझ रहा था तो टॉप पर आर्मी को रखता था और दूसरी नंबर पर ब्यूरोक्रेसी उसने अपने कहा जाए सरकारी कर्मचारियों का कभी भी
वो कहा जाए अंडर एस्टिमेट नहीं किया, उसको इनको अवॉइड करने की कोशिश नहीं की, उनके भले के लिए हर मुमकिन कोशिश किया। यही डिफेंस आर्मी के लिए भी किया, एक सरकार यही करती भी है ना। तो एक मैंने कहा आज की सरकार से जो कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देखिए साम्राज्यवाद, आंतरिक और विरोध। अब देखिए इसीलिए उसने सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे आर्मी से, डिफेंस से जो उसकी सेना थी उसने उसको अपडेट करना शुरू किया। अपडेट करने क्या मतलब, जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको बाहर कर दिया, उनको वीआरएस दे दिया, और जो नए लोग थे उनको भर्ती किया। इसीलिए उसने दीवान आरिज विभाग हुई, इसीलिए अपडेट किया हुआ था कि ये सब काम आपको करना है। तो नई नई भर्तियाँ की गई और नए नए बिल्कुल सेना को अपडेट किया गया। अब सेना को अपडेट करने के साथ ही साथ सेना को देखिए 3 काम थे, युद्ध करना है, डिप्लॉय रहना है और विद्रोह को दबाना है। और ये तीनों में सेना बराबर नहीं हो सकती। डिप्लॉय करने के लिए कुछ ही सैनिक जरूरत पड़ते हैं, युद्ध करने के लिए ज़्यादा मात्रा में सैनिक जरूरत पड़ते हैं, और जो विद्रोह को दबाना उसमें मीडियम सैनिक जरूरत पड़ते हैं, और मंगोलों के लिए तो परमानेंट हमको चाहिए। तो जैसे आज की डेट में बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है ना, इस तरह अलग अलग होते हैं। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी कर दिया था। उसने क्या किया, 3 भागों में सेना को बांट किया था, 3 टुकड़ियों में। एक थी 100 लोगों की, एक थी 1000 लोगों की, और एक थी शायद 10,000 लोगों की। 10,000 लोगों को शायद तीमन कहते हैं। तो देखिए आर्मी, उसने इस तरह आर्मी को 3-4 भागों में बांट दिया, एक 100 के रेशियो में, एक 1000 के रेशियो में, एक 10,000 के रेशियो में, इस तरह उसने बांट दिया। अब देखिए वो इसी को एक कहा जाए परमानेंटली स्थायी सेना कहा गया। ये को कहा जाता है कि स्थायी सेना किसने रखना स्टार्ट किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखना स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन, ये बहुत पेट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है स्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ओके, अब देखिए स्थायी सेना उसने रखना शुरू कर दिया। अब एक फरिश्ता लिखते हैं कि इस तक पूरी उसकी सेना में लगभग 4.75 लाख, लगभग 4,75,000 अश्वारोही थे। फरिश्ता ने ऐसा लिखा है। काफ़ी बड़ी सेना उसने मेंटेन कर रखी। देखिए बड़ी सेना, बहुत ही विशाल सेना उसने मेंटेन कर रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब इतनी विशाल सेना मेंटेन कर रखी थी तो उस पर खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि स्थायी सेना रखी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था। सेना तो स्थायी कर दी, एक दूसरी प्रथा की, हमने बड़ी सेना कर दी तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अपनी मनमानी करेगा। उसने दीवान आरिज मुमलिक माने दीवान आरिज के जो हेड था, दीवान ए आरिज को हेड था, उसको 2 निर्देश दिए। पहला था हुलिया लिखने की परंपरा। सैनिकों को हुलिया लिखने की परंपरा का स्टार्ट किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दूसरा था घोड़ों को दागने की परंपरा। ये क्या होती थी, दागने की परंपरा। पहली हुलिया लिखने की परंपरा क्या थी कि ये भ्रष्टाचार के कारण होता था। क्या होता था कि जब भी निरीक्षण होता था या युद्ध होता था या कुछ अन्य ऐसी गतिविधियां होती थी तो सैनिक, या मोस्टली युद्ध के दौरान सैनिक अपने प्रतिनिधि को भेज देता था। ट्रेनिंग खुद ले रहे हैं, सरकारी सैलरी खुद ले रहे हैं, लेकिन अपनी जगह जब ड्यूटी की बारी आई तो किसी दूसरे को भेज दिया। आज के रेफरेंस में काफ़ी प्रैक्टिकल ये बात हो गई है कि सरकार से सैलरी खुद लेते हैं और जब ड्यूटी करने की बात आई है तो किसी दूसरे को भेज देते हैं। तो जब वही बात आज के डेट में सरकार दंड देती है, उतने टाइम भी अलाउद्दीन काफ़ी कठोर दंड दिए। दंडों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हुलिया लिखने की परंपरा अलाउद्दीन ने स्टार्ट की थी। दीवान आरिज मुमलिक को निर्देश दिया था कि सभी सैनिकों का हुलिया लिखा जाए। जब युद्ध के जब निरीक्षण हो तो यदि वो सैनिक ना हो तो उसको कठोर दंड दिया जाए। दूसरा घोड़ा दागने की परंपरा। टेंडर इशू कर दिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी हम डिफेंस में गाड़ियाँ इशू करेंगे और बिल्कुल सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीद ली। बस यही वहाँ पर भी हो रहा था कि घोड़े तो जो वित्त विभाग से पैसा लिया जा रहा था वो अच्छे नस्ल के घोड़ों को लिया जा रहा था, लेकिन घोड़े बिल्कुल दुर्बल, युद्ध होता था बहुत कमज़ोर घोड़े भेज दिए जाते थे। तो घोड़ों की दागना मतलब उन पर एक निशान टाइप का बना दिया जाता था कि उससे पहचान होती थी कि ये सरकारी घोड़ा है। ठीक है, आज भी एक तरह से आईडी कार्ड घोड़े को इशू कर दिया जाता था कि हाँ सरकारी घोड़ा है। तो आपको समझ में आई कि हुलिया लिखने परंपरा, सैनिक का पूरी आकृति, उसका चेहरा सब उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता था, स्केच टाइप का बना दिया जाता था कि ये वही सैनिक है। और दूसरा घोड़ों पे एक निशान बना दिया जाता था कि ये सरकारी घोड़ा है। थर्ड वन आता है। थर्ड वन में आया उसने नगद वेतन शुरू किया और यहीं से सारे फसाद की जड़ भी शुरू हो गई। नगद वेतन शुरू किया।
अब देखिए एक समरी तौर पे आप हम ध्यान दीजिए कि सैनिकों, ब्यूरोक्रेसी, नगर अपने जो सरकारी कर्मचारी को डिफेंस है जितने भी लोग थे, अलाउद्दीन की उसकी जो पॉलिसी थी काफ़ी लिबरल रही। उसने कभी भी उनको अंडरएस्टिमेट या अवॉइड करने की कोशिश नहीं की, उनके सुख सुविधाओं का हर मुमकिन प्रयास किया, जैसे आज की गवर्नमेंट में किया जाता है। ओके, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने जो अभी तक प्रथा चली आ रही थी, इक्तेदारी वाली प्रथा कि जो सैनिक होता था उसे वेतन के रूप में भूमि दान दे दी जाती थी, अब इस प्रथा को ख़त्म कर दिया। इस प्रथा को ख़त्म करके अब नगद वेतन की सुविधा दी गई। और साथ ही साथ अब देखिए इनका वेतन होता था कम, मतलब अल्पभोगी टाइप के थे। तो सरकार ने, अलाउद्दीन ने क्या किया कि इनके लिए एक सस्ते दामों पे जीवन को वो कहा था, जीवन जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो जैसे अनाज, कपड़े और अन्य सुविधाएं होती हैं वो सस्ते रेट्स पर अप्लाई कर दी। आज की डेट में भी कैंटीन खुली होती हैं, ठीक है, तो ये अप्लाई कर दी। अब यहीं से एक थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत, इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना जिसमें 4.5 लाख के आसपास तो घोड़े और अश्वारोही हैं, लगभग 20 लाख के आसपास की सेना हो गई। इसमें आप नगद वेतन दोगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। और दूसरी बात, यदि आप इनको सस्ते रेट पे दोगे तो उसके लिए भी तो हमको तो पैसे की ज़रूरत है ना, हम कहाँ से मार्केट में पैसा देंगे, ठीक है। ये तो बात समझ, ये एक इकोनॉमिक का पॉलिसी है, यही आप कोलेट करने की कोशिश करिएगा। एक अर्थशास्त्र का एक रूल समझ में आएगा, जब मैं बाजार व्यवस्था पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा अर्थशास्त्र का रूल। अब देखिए इनके लिए इसको कैश ज़रूरत है और इसके लिए इनको मटेरियल ज़रूरत है, अगर ये कह रहे हैं कि हम जो जीव को अनाज है, जो राशन है, कपड़े हैं, इसको कैश में ना करके इसको कह दें कि हम खुद ही देंगे आपको अनाज, तो चलिए अनाज भी कहाँ से आएगा, फिर तो अल्पों कैश, दो दिक्कतें इनके सामने आ रही थी। अब इस दिक्कत को उसने शॉर्ट आउट कैसे किया, अब देखिए इसको अब एक पॉइंट और कोलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यही पॉलिसी नहीं अपनाई आ रही थी, आर्थिक प्रशासन के लिए ब्यूरोक्रेसी भी तो है, इसका कहाँ से खर्चा चलेगा। आपने जितने आप साम्राज्य विस्तार करते जाओगे तो उतने आपको अपना ऑफिसेस भी तो बनाने पड़ेंगे। ऑफिसेस बनने में जितने आप अन्य देश में जाके अपना विजिट कर लोगे तो वहाँ भी तो अपनी एम्बेसी खोलोगे तो उसमें भी आपको कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो कुल मिला के उसका मेन मोटिव था कैश पर, अपना रेवेन्यू कैसे आएगा, इस बात पर उसमें मोटिव था। और फिर दूसरा, मार्केट की जो हमें मार्केट की ज़रूरत है वो कहाँ से आएगी, मार्केट जो नेसेसिटी थिंग्स हैं उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए उसने अपने एक रेवेन्यू पॉलिसी लॉन्च की, रेवेन्यू पॉलिसी अब रेवेन्यू पॉलिसी के 2 भाग आए, ठीक है, 2 भाग है इसके पास, 2 भाग है इसकी। एक मार्केट कंट्रोल यानी कि हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बाजार नियंत्रण, ठीक है, और एक है भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू, इस 2 पॉलिसी उसने अप्लाई की। तो अब ये समझिएगा मंगोल, उसके देखो टारगेट्स क्या थे, पहले यही बात कॉन्सेप्ट में रखनी है। टारगेट क्या था, हमने महत्वाकांक्षा एम्बिशियस वर्ड से अटैच कर दिया, एम्बिशियस था। एम्बिशियस में 2 पॉइंट आ रहे हैं, उसको अपना आंतरिक विस्तार बढ़ाना, साम्राज्यवाद बढ़ाना था, और दूसरी बात प्रशासन मजबूत रखना था, किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो विद्रोह होंगे फिर हमारा खर्चा होगा, युद्ध होंगे तो खर्चा ही होगा, उसमें हमारा नुकसान होगा, ये सब नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होने चाहिए। तो उसका देखिए पहला था अपना राज्य विस्तार करना, दूसरा था विद्रोहों का दमन करना, और तीसरा था जो विजित राज्य है वहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय रखना, और फिर मंगोलों को रोकना। दोनों ही केसेस में उसको क्या ज़रूरत थी, आर्मी और अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी नौकरशाही ज़रूरत थी। आर्मी के लिए उसने अपडेट किया, आर्मी के लिए उसने नए लोगों को भर्ती किया और 100,000 और 10,000 के लोगों में डिवाइड कर दिया। ये मंगोलों की पॉलिसी थी, ये जो पॉलिसी ले रखी थी उसने, ये मंगोलों की पॉलिसी थी, और इसी को स्थायी सेना बता के एक स्थायी सेना नियुक्त कर दी गया। अब स्थायी सेना सबको परमानेंट एम्प्लॉय घोषित कर दोगे, सबको सैलरी देनी पड़ेगी, जीपीएफ देना पड़ेगा, पेंशन देनी पड़ेगी, तो बस यही रेवेन्यू की पॉलिसी यहाँ पर कंट्रोल हो रही है। फिर दीवान आ रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी गलती नहीं करेगा, अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं भेजेगा, अपना प्रॉक्सी नियुक्त नहीं करेगा, इसीलिए उसने क्या किया कि
हुलिया लिखे कि अपना ID कार्ड बनवाएं, और फिर जो उनको घोड़े अलॉट किए जा रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसकी जगह कोई कमज़ोर घोड़े नहीं होने चाहिए। अब फिर तीसरी पॉलिसी आ गई, इतनी बड़ी उसने अपने ब्यूरोक्रेसी से अपना बना तो लिया, लेकिन उसके बाद अल्पभोगी होते हैं उनके लिए कहा कि हम सैलरी बढ़ाएंगे, और सैलरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फिर उनको हम अच्छा जीवन देना चाहते हैं, जब तक वो सुख को संतुष्ट नहीं होंगे हमारे लिए कर्मठता से कार्य नहीं करेंगे, इसीलिए अच्छा जीवन देने के लिए कोशिश की उसने। आज के युग में यही होता है, हर बार वेतन आयोग आता है और फिर कैंटीन्स भी होती हैं। उसके बाद रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए और मार्केट के लिए उसने एक रेवेन्यू पॉलिसी लॉन्च की। रेवेन्यू पॉलिसी में 2 भाग देखे गए, मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण, और भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। ओके, ये आपको समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे लैंड रेवेन्यू और मार्केट कंट्रोल के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको इकोनॉमिकल और मॉडर्न सोसाइटी से हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझाएगा। थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म भी हो सकता है, तो कोशिश करिएगा ध्यान से समझे। ओके, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा बाजार नियंत्रण की जो उसने पॉलिसी अपनाई थी, जो अपने नियमावली बनाई थी, उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म्स कुछ समझने होंगे। उसको समझने, देखिए उसका जो मेन बाजार नियंत्रण का मेन जो उसका उद्देश्य था वो यह था कि हमको सस्ते रेट्स पर जनता को, प्रजा को, अपने दरबारियों को, अपने सेना को, सैनिकों को सस्ते दामों पे जीवन की उपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराना था। ठीक है, जीवन की उपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराना था सस्ते रेट्स पर। अब यहाँ क्वेश्चन होता है जीवन की उपयोगी वस्तुओं के रेट्स बढ़ कैसे जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम एक अर्थशास्त्र की एक इकोनॉमिकल टर्म आपको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ एक एग्जांपल सेट करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली कई बार चर्चा में आया करता है कि प्याज के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, प्याज के रेट अचानक से हाइक हो जाते हैं और अचानक से लो हो जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, देखिए किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित कैसे होता है। मूल्य निर्धारित करने में 2 टर्म्स आते हैं, उसकी मांग और पूर्ति। ठीक है, ठीक है, मांग और पूर्ति। सपोज करिए 100 रुपए की 100 यूनिट जरूरत है और 100 यूनिट की सप्लाई हो रही है, तो मूल्य स्थिर रहेंगे। ओके, और अगर मांग बढ़ गई, सपोज करिए 150 हो गई, 150 हो गई, और ये पूर्ति इतने की है, तो यहाँ पे इसके रेट्स बढ़ने लगेंगे। ओके, और कहीं सपोज करिए इसके ये हो गई 50 और ये हो गई, ये रही 100, तो रेट गिर जाएंगे। इसका मतलब मांग और पूर्ति में एक पर्टिकुलर रेशियो जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए प्याज के रेट्स कैसे बढ़ जाते हैं। प्याज के रेट इसलिए बढ़ जाते हैं, जो किसान किसी अपने थोक व्यापारी को या किसी को जिसको अपना प्याज बेचता है, तो वो क्या करता है, जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये टनों के हिसाब से प्याज खरीद लेते हैं और अपने पास स्टोर लगा लेते हैं। ठीक है, अब स्टोर इन्होंने लगा लिया, देखिए समझिए इस बात को, स्टोर में इन्होंने अपना टनों प्याज इकट्ठा कर लिया, मार्केट में सप्लाई नहीं किया। ठीक है, पहले मार्केट में 100 रुपए की सप्लाई हो रही थी और 100 डिमांड हो रही थी, मूल्य स्थिर थे। अब क्या किया इन्होंने, ये मांग है और ये सप्लाई है। ठीक, मांग स्थिर रही और सप्लाई कम कर दी, अब ये 10-10 बेच रहे हैं। ठीक, तो जहाँ सप्लाई कम हो डिमांड वही है, डिमांड जहाँ बढ़ेगी, एक सिंपल समझो, मांग बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे। मांग वही स्थिर रही, मांग ज़्यादा हुई, सप्लाई कम हो गई, तहाँ इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तभी देखिए प्याज 100 रुपये, 100, 140, 150। कभी गवर्नमेंट का जोर होता है कि प्याज की काला बाजारी पे रोक लगे, जहाँ वो, क्योंकि जो स्टोर में स्टोर किए बैठे हैं इनको पकड़ा जाओ, जो स्टोर किए बैठे हैं उनको रिलीज़ कराया जाए, जब प्रॉपर सप्लाई आ जाएगी। क्योंकि जो 90 ये स्टोर किए बैठे हैं, जो 90 स्टोर किए बैठे हैं, 10 ही उन्होंने सप्लाई की है, इसीलिए रेट बढ़ गए। अब देखिए गवर्नमेंट इसका सलूशन क्या निकालती है, गवर्नमेंट सलूशन निकालती है कि कानून बना के काला बाजारी पर रोक लगा देती है। अब काला बाजारी पर रोक तो लगे, लेकिन तत्काल प्रभावी नहीं होगा, इसको प्रभावी होने में टाइम लगेगा, जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक काला बाजारी होती रहेगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो एक राशनिंग प्रणाली होती है, FCI, आपने रिसेंटली देखा भी होगा, शायद
3-4 महीने पुरानी बात है। राशनिंग के थ्रू उसके पास कुछ जो जीवन को उपयोगी वस्तुएं होती हैं उसका वो इकट्ठा करके रखती है, अपना भंडार करके रखती है। तो वो क्या करती है, सस्ते रेट पे बेचना शुरू करती है। अब सपोज करिए प्याज के रेट सपोज करिए 150 होगा, तो ये कहेंगे चलो ठीक है हम 100 में बेचेंगे, सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब दिक्कत क्या होती है, गवर्नमेंट सस्ते में बेचने लगे तो जनता यहाँ सप्लाई लेने लगेगी। अब यहाँ जो इनके पास 90 स्टोर करके रखे हैं, अब इनकी दिक्कत होगी। गवर्नमेंट 100 में बेच रही है, अब नहीं गवर्नमेंट सपोज करिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 150 रेट है, हम सिर्फ 50 में बेचेंगे। 150 रेट है, हम नुकसान सहन कर लेंगे, हम 50 में बेचेंगे। इनके पास 90 केजी स्टोर है, वो भी 90 केजी स्टोर है। अब ये 100 रुपये का था, बढ़ के रेट हुए थे 150, मतलब ये एट द रेट ऑफ 100 रुपये का था। ये इकोनॉमिकल टर्म समझने की कोशिश करेगा, यही अभी अलाउद्दीन की पॉलिसी में सब समझ में आएगा। 100 रुपये का था, अब ये स्टोर पे इन्होंने 1 महीना स्टोर कर लिया, तो जो फ्रीज़र चला उसके बिजली चार्जेस भी आ गए, स्टोर का रेंट भी आ गया, चौकीदार की सैलरी भी आ गई, तो इसका रेट बढ़ के हो गया 110 हो गया। गवर्नमेंट बेच रही थी 50 में, ओरिजिनल में बिक रहा था 100 में, इनके रेट हो गए 110। रखे रहो स्टोर में, आप कोई खरीदेगा नहीं। तभी ये कहा ज़्यादा टाइम तक प्याज के रेट हाइक नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो सप्लाई देना शुरू कर ही दिया है। इनको स्टोर रखे रहें, तो क्योंकि जब इनके रेट और ओरिजिनल प्राइस हाइक हो जाएगी तो ये खुद रिलीज़ करेंगे और सस्ते में रिलीज़ करना पड़ेगा और इनको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। ये इकोनॉमिकल टर्म है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स के होते हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे नहीं हैं उनको समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जल्दी समझ में इकोनॉमिक्स नहीं आती, लेकिन हाँ एक बार समझ में आ गई, कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने भी जब एक अलाउद्दीन की पॉलिसी पढ़ी थी तभी इकोनॉमिक का ये टर्म समझ में आ चुका था, जब मैंने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ चुका था तो ये टर्म उसका समझ में आ गया था। अब यहीं पर इसी तरह अलाउद्दीन ने भी यही पॉलिसी, देखिए आज से लगभग 700 साल पहले यही थ्योरी उसने अपना दी थी। उसने क्या कहा, बाजार नियंत्रण को, उसने ये नहीं कहा कि हमको सैनिकों के लिए सस्ता सामान चाहिए, अपने सरकारी कर्मचारियों को सस्ता सामान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह मार्केट को कंट्रोल करूंगा। उसने ये पॉलिसी टारगेट अपनाया कि हर चीज़ सस्ते में बिकेगी, हर चीज़ सस्ते में बिकेगी। जो जीवन की उपयोगी वस्तुएं, अनाज है, कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सस्ते में मिलेंगे। सबके मूल्य की कंट्रोल, कीमत नियंत्रण मैं करूँगा, और इसी आधार पर उसने पॉलिसी अपनाई। देखिए 2 राइटर हैं इसके बारे में बताते हैं। एक है बर्नी ने अपने तारीख़ फिरोज शाही में बताया है, और फिर एक है अमीर खुसरो जिसने बताया है खज़ाइनुल फतूह में। इसने बताया है कि जो इसका मेन टारगेट था सस्ती चीज़ें अवेलेबल करवाना, वो सिर्फ अपने दरबारियों सैनिकों के लिए था, लेकिन अमीर खुसरो ने कहा कि पूरी प्रजा के लिए था, सबके लिए था ऐसा। और दोनों ही इतिहासकारों ने इस पॉलिसी की काफ़ी प्रशंसा भी की, भूरी प्रशंसा की, ऐसा कर लिखा जाता है। तो खज़ाइनुल फतूह में बर्नी ने, और तारीख़ फिरोज शाही में बर्नी ने, और खज़ाइनुल फतूह में अमीर खुसरो ने ऐसा बताया। पर मेन टारगेट क्या था, याद रखिएगा, मेन टारगेट सिर्फ ये था बाजार पे नियंत्रण, बाजार की वस्तुओं पर कीमत नियंत्रित करना, सस्ते में बेचना, महंगाई पे कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना, मेन टारगेट था। ना ही किसी भी पर्टिकुलर वर्ग को सस्ती में चीज़ों में अवेलेबल करवाना। वो कैंटीन का थ्योरम था, लेकिन कैंटीन अप्लाई नहीं कर रहे थे यहाँ पे, सिर्फ बाजार पर कंट्रोल करना था। इसके लिए देखिए उन्होंने 8 नियम बनाए। अब 8 नियमों को आप चाहे लाइन वाइज रट लीजिए और चाहे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या था। पहला नियम था, अब 8 नियमों को मैं सबको नहीं बताऊंगा, समरी टाइप में बताता जा रहा हूँ। पहला नियम था, उसने प्रगति उत्पादन सिद्धांत अप्लाई किया, उत्पादन सिद्धांत अप्लाई किया, जिससे कि कोई भी जरूरी, इसका मतलब है कि कोई भी जरूरी चीज़ है वो मार्केट में अवेलेबल हमेशा रहे। मतलब उसने रूल बना दिया कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी वो चीज़ ज़्यादा उत्पादित की जाएगी, जिस चीज़ की कम ज़रूरत होगी वो चीज़ कम उत्पादित की जाएगी। आप सपोज करिए गेहूं है, चावल है, धान है, ये सब खान भोजन की चीज़ें होती हैं, तो इनको प्रॉपर वे में जितनी डिमांड होगी उसी के अनुपात में या उसी के रेशियो में उत्पादित करेंगे, और जो चीज़ कम ज़रूरत है उसको कम उत्पादित करेंगे। यही प्रगति उत्पादन सिद्धांत बताया। कहा मार्केट में सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सप्लाई कम होगी तहाँ रेट बढ़ने लगेंगे। ठीक है, यही चीज़ प्याज वाला एग्जांपल, जहाँ सप्लाई कम होगी तभी रेट बढ़ने लगेंगे। तो उसने कहा प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, और प्रॉपर सप्लाई तो तभी होगी ना जब उत्पादन होगा उसका। ठीक, पहला ये है। दूसरा, उसने क्या किया कि
यहाँ पर अब उसने जो खालसा भूमि थी, मतलब जो गवर्नमेंट की भूमि है, राज की भूमि पूछा जाता है, खालसा भूमि का मतलब क्या होता है, राज की भूमि जो सरकार के अंडर में थी, खालसा भूमि, और जो अपने दरबारी और सामंती जो थे, मतलब मठाधीश जो दरबार में बैठे थे, दरबारी थे, सामंती थे, इनके अंडर में जो ज़मीन थी वो किसानों से उस पर उत्पादन करवाते थे। तो कहते हैं जो आपका जो उत्पादन होगा उस पर हमको टैक्स दीजिए, और जो टैक्स भरेंगे वो कैश में नहीं चाहिए, हमको अनाज के रूप में ही चाहिए। मतलब कर को, इस पर कर लेना शुरू किया और कर अनाज के रूप में लेना शुरू किया, और ये इतनी सक्सेस हुई कि इतना अनाज इकट्ठा हो गया कि उसको अपना भंडारण गृह निर्माण करवाने पड़े। जैसे आज की डेट में FCI होते हैं, उसी तरह FCI के गोदाम होते हैं, उसी तरह इसको भंडार गृह उत्पादन करने को बनवाने पड़े थे। इसका इतना अच्छा इफेक्ट आया था। फिर तीसरे स्तर पे इसी को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जब वो अनाज भंडार ग्रहण कर लिया तो इससे क्या हुआ, वो कैंटीन वाला कॉन्सेप्ट, सस्ते में चीज़ों को अवेलेबल करवा दिया। और फिर इसके दो कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसी को करेक्ट करेंगे इस घटना को। एक तो सस्ते में चीज़ों को अवेल करवा दिया उन्होंने, अवेलेबल करवाया डिफेंस को, और दूसरा क्या, अकाल के टाइम जिसको ज़रूरत थी उसको राशनिंग प्रणाली अप्लाई कर दी। राशनिंग प्रणाली मतलब ये कहा जाता है अकाल के टाइम या जब कोई संकट काल अवस्था आती थी, वहाँ पे प्रतिदिन लोगों को आधा मन अनाज दिया जाता था सस्ते रेट्स पर। ठीक, आधा मन अनाज, मतलब आप सोच लीजिए कि कितना सारा अनाज इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो बाजार कंट्रोल देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी वहाँ पे अप्लाई कर दी। पहले तो कीमत कंट्रोल कर लिया, सप्लाई पूरी बराबर होनी चाहिए। दूसरा राशनिंग का थोड़ा सा टैक्स लगाया, उससे काफ़ी सारा अनाज आ गया। फिर तीसरा क्या पॉलिसी अपनाई कि राशनिंग प्रणाली और कैंटीन वाली सस्ते रेट्स पर लोगों को अवेलेबल करवाया। आगे देखते हैं, उसने एक शाहना-ए-मंडी नाम का एक शाहना-ए-मंडी, आज की डेट में जो मंडी समिति होती है आप जानते होंगे, तो मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस टाइप का बनाते हैं शाहना मंडी। इसके देखिए दो कार्य थे, इनके पास सारी रेट लिस्ट होती थी, कोई भी महंगा सामान नहीं बेचेगा, रेट लिस्ट है। और दूसरा था कि ये मार्केट पे कंट्रोल रखते थे, कि कोई गड़बड़ ना करे, कोई गलत वो रूल्स को वोलेट करने की कोशिश ना करे। शाहना मंडी, इसका जो हेड होता था वो शाहना होता था, याद रखिएगा, अभी फिर से आएगा। शाहना मंडी रेट लिस्ट करती, जैसे IRCTC का आप देखते होंगे हर चीज़, हर स्टॉल पर उनका वो रेट लिस्ट लगी रहती थी, वैसे शाहना मंडी के पास हर का रेट लिस्ट होती थी और बाजार कंट्रोल होता था। और इसी के पास सभी व्यापारियों को खुद को रजिस्टर भी करवाना पड़ता था। ठीक है, आज के डेट में सारे देखिए रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, थर्ड रूल भी अप्लाई, फोर्थ रूल भी अप्लाई हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं। अब उसने कहा कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कालाबाजारी रोकने के लिए कोई भी किसान किसी भी व्यापारी या व्यक्ति को एक सीमा से ज़्यादा माल नहीं बेचेगा। ठीक है, एक से ये नहीं कि कोई किसान अपना अगर 5 टन गेहूँ उत्पादित किया तो 5 टन एक ही व्यापारी को बेचेगा, ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको बेचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी उसने अप्लाई करा दी। ठीक है, और फिर इसी में दूसरा था कि देखिए सबको ले रहा है, कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी और कोई भी व्यक्ति किसी भी का संग्रह नहीं करेगा एक लिमिट से ज़्यादा। और आज भी गवर्नमेंट ये लगा रहती है, कोई भी व्यापारी होता है उसका जितना टर्नओवर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने जो गुड्स होते हैं, जो माल होता है, उसका संग्रह सिर्फ एक लिमिट तक ही कर सकता है, उससे ऊपर वो लिमिट नहीं कर सकता। खासकर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका तो बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है कि एक निश्चित लिमिट से ऊपर उसका संग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, यही दोनों पॉलिसी कि आप किसान सबको अपना पूरा उत्पादन एक ही व्यक्ति को नहीं बेचेगा और दूसरा संग्रह नहीं करेगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें तो राशन पॉलिसी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद और आगे देखते हैं। अब उसने बाजार नियंत्रण के लिए कहा जाए एक दीवान-ए-रियासत नाम के एक कहा जाए अधिकारी नियुक्त किया। एक दीवान-ए-रियासत नाम का एक कहा जाए यूनिट
ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। और इसका जो हेड होता था वो याकूब था। उस समय अलाउद्दीन का काफ़ी करीबी माना जाता था, कृपा पात्र माना जाता था। और इसी के अंडर में शाहाना और जो बरीद होते थे, गुप्तचर विभाग, मार्केट पे कंट्रोल करते थे, ये सब इसके कंट्रोल में आते थे, कंट्रोल में आए। अब देखिए इन दोनों का रूल काम क्या, सबका काम क्या था, मार्केट में जो हमने रूल्स बना रखे, रूल्स रेगुलेशन बना रखे, उसको सही तरह से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पर कंट्रोल करना। कोई भी व्यक्ति किसी तरह के रूल का वायोलेशन नहीं करेगा। ठीक, आप एक देखिए 6 हो गए। 7वें 8वें में यही बोला जाता है कि प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट भेजनी होती थी इन लोगों को, अपनी जो गल्ला मंडी होती थी या मंडी होती थी उसको अपनी प्रतिदिन रिपोर्ट भेजनी होती थी। और जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया, व्यापारी जो परिवहन करता था उसके बारे में सारी डिटेल सबमिट करनी पड़ती थी। इस तरह के छोटे मोटे रूल हैं। जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने बता दिए। पहला तो ये तो नहीं है, बर्नी ने और खुसरो ने अपनी अपनी में कोई प्रशंसा की है। बर्नी ने कहा बस सैनिकों के लिए था, लेकिन खुसरो ने कहा कि सबके लिए, सारी प्रजा के लिए था। फिर प्रगति उत्पादन सिद्धांत, मतलब सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता उसका उतना उत्पादन। खालसा भूमि सरकारी भूमि को जितनी थी, जो सरकार के अंडर में थी या राज्य के सुल्तान के अंडर में जो राज्य की भूमि थी या सामंती दरबारियों के अंडर में थी, उस पर टैक्स लगा दिया और कहा टैक्स में हमको कैश के रूप में नहीं चाहिए, उसको अनाज के रूप में चाहिए। और इससे अनाज इतना इकट्ठा हुआ कि उन्हें अपने भंडारण बनाने पड़े। और भंडारण का 2 यूज़ हुआ, सस्ते दामों पर उपलब्ध करा दिया, अकाल में यूटिलाइज किया उसको। शाहाना मंडी एक ऐसी यूनिट बना दी जिसमें सभी व्यापारी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ते थे, सबकी रेट लिस्ट होती थी और मार्केट कंट्रोल भी करते थे। फिर आया, किसानों को कहा कि आप अपना सारा माल एक ही को नहीं बेचेंगे, सबको अलग अलग करके बेचेंगे और संग्रहण नहीं करेंगे। फिर दीवान रियासत एक तरह के एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, उसमें याकूब ने निर्देश किया कि शाहाना और बरीद, गुप्तचर विभाग और शाहाना को दोनों को अप्लाई, इन दोनों को आप नज़र रखेंगे। मार्केट पर जितने कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेट करेगा तो उसको आप कठोर दंड देंगे। कठोर दंड देंगे, ये कहा गया कि इन सब रूल्स को पूरी कठोरता से अप्लाई किया गया। किसी भी तरह की कोई क्षम्य की पॉलिसी नहीं थी कि हम माफ़ कर देंगे, आपको कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और ये भी कहा जाता था कि यदि कोई व्यापारी कम सौदे में कम तौलता था, इतना रूल्स का कठोरता पालन किया जाता है कि यदि कोई व्यापारी सौदों में कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। ऐसी मतलब इतना खौफ रख दिया था। इसीलिए बर्नी ने भी आगे लिखा था कि लोग अपने, इसके जो मेन पॉलिसी यही थी कि उसने गुप्तचर विभाग को भी इन्वॉल्व कर रखा था। किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई, गुप्तचर विभाग इन्वॉल्व कर रखा था। इसीलिए कहा जाए कि जो लोग आपस में बातें करते थे ना, तो बातों के साथ उनके विचारों की सूचना भी सुल्तान को मिल रही थी। इसीलिए गुप्तचर विभाग को भी इन्वॉल्व था, शाहाना को, पुलिस को भी इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है। ओके, तो ऐसा कहा कि यदि कोई व्यापारी सौदों में कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इस तरह की बहुत ही सक्सेसफुल इसकी पॉलिसी रही है, बाजार पॉलिसी। डिस्क्रिप्टिव में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये इकोनॉमिकल टर्म से समझ में आएगा कि आज जितने भी उसने 700 साल पहले जो पॉलिसी अपनाई थी, आज ज़्यादातर सरकारें इस तरह की पॉलिसीज अपनाती हैं। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग इसकी रेवेन्यू पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। रेवेन्यू पॉलिसी को भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसने नए नए टर्म्स अपनाए थे। ये हमने उसके रेवेन्यू पॉलिसी का फर्स्ट फेज पढ़ा, जिसमें हमने मार्केट कंट्रोल पढ़ा। अब रेवेन्यू पॉलिसी का सेकंड फेज, जिसमें हमने लैंड रेवेन्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो उसके नए नए तरीके अपनाए रेवेन्यू इकट्ठा करने के। चलिए चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो रेवेन्यू पॉलिसी का सेकंड फेज था, लैंड रेवेन्यू के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। लैंड रेवेन्यू में हम लोग लैंड रेवेन्यू के साथ साथ जो उसने नए नए सोर्सेज अप्लाई, नए नए टैक्स अप्लाई कर दिए थे, उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनाज तो इकट्ठा हो गया, अब उसके कहा चलो अब हम लोग कैश इकट्ठा करें, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। लोगों से अनाज काफ़ी वसूल लिया, अब हम लोग टैक्स वसूलेंगे, लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए अपनी एक रेवेन्यू नियमावली यानी कि राजस्व नियमावली अप्लाई कर दी। उसके देखिए कई दो तीन पार्ट्स हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करेंगे। उसने पहला ये किया, जो अपने ही जो दरबारी थे, सामंती थे, अमीर थे, सरदार थे, इन सब के अंडर में जो भूमि थी, जो इनको इक्ता के रूप में मिल चुकी थी पहले से ही, वेतन तो नगद वेतन मिलता नहीं था, तो इनको इक्ता के रूप में जो भूमि मिल गई थी, या फिर अनुदान, उपहार, इनाम, इस तरह के रूप में जो भूमि मिली थी उसको वापस ले ली।
ठीक है, भूमि को अब वापस ले ली। अब कुछ राइटर्स लिखते हैं वापस ले ली, तो और कुछ राइटर लिखते हैं जब्त कर ली, लेकिन ये मानना कठिन है। समरी के तौर पे आधुनिक राइटर्स ऐसे लिखते हैं, ना तो उसने वापस मांगी नहीं होगी क्योंकि सामंती इतने भी शरीफ नहीं थे कि वापस आराम से दे देंगे, और जब्त कर लेंगे तो वो विद्रोह कर देंगे, उनसे कहा जाए छीन ली, सीधा सीधा उनसे छीन ली और अपने पास रख ली, लेकिन उनको जो पूर्व वेतन था वो देते रहे। ऐसी बात नहीं है, विद्रोह की बात है, ना तो जब्त की ना ही कहा जाए उनसे वापस ली। अधिग्रहित हाँ एक वर्ड होता है अधिग्रहित, जब्त ना करके उसको अधिग्रहित की, अधिग्रहित ना की, वापस नहीं ली ना तो अधिग्रहित की। इसका वर्ड होता है इसको छीन ली उनसे, किसी भी तरह जो करना हो कर लो, अब नहीं देंगे, और अधिग्रहित की। और साथ ही साथ जो गंगा और यमुना का दोआब का क्षेत्र था उसकी जो भूमि थी उसको अधिग्रहित कर ली, क्योंकि उसमें उपजाऊ भूमि थी, अनाज मिलता, नहीं तो टैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो जितनी ज़्यादा जो उत्पादन होगा उससे उसी अनुपात में हमको टैक्स मिलेगा। तो गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था उसको अधिग्रहित के लिया, और जो सामंतों के पास भूमि थी उसको छीन लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, टैक्स में बढ़ावा है। अब इस पर उन्होंने टैक्स अप्लाई कर दिया, अब इसी भूमि में जब उत्पादन होगा और उत्पादन में टैक्स लगेगा तो रेवेन्यू आएगा ही। अब देखिए दूसरा पॉइंट आएगा, जो गांवों में प्रांतों में भूमियां थी, ठीक है, गांव में प्रांतों में राज्य में नगरों में जो भूमियां थी उस पर जो लगान वसूली का कार्य कर रहे थे, वो जितने भी जैसे बोलते हैं उन्हें बोलते खूत बोला गया, खूत प्रांत स्तर पर खूत बोला जाता था, और जो गांव के स्तर पर उसे मखदूम या फिर चौधरी बोला जाता है। इससे प्रथम व्यक्ति भी बोला गया, चौधरी को प्रथम व्यक्ति भी बोला जाता था। तो चौधरी, इनके पास ये विशेषाधिकार था कि लगान वसूल करते थे। तो सुल्तान ने ऐसा नियम बना दिया, अब ये लोग ना वसूल करके हमारे जो सरकारी एम्प्लॉय हैं वही उसको वसूल करेंगे, क्योंकि ये लोग कहा बजाय घोटाले कर देते हैं, पूरा रेवेन्यू हमको नहीं देते हैं आके। तो इनको कहा गया इनसे ये अधिकार छीन लिए, लगान वसूली का, लेकिन हाँ वेतन उनको प्रॉपर मिलता रहा। अब इससे कहा जाए कि इनकी स्थिति पर काफ़ी निगेटिव असर पड़ रहा था, लेकिन क्या कीजिए, जब रेवेन्यू जरूरत पड़ती है तो कुछ कठोर नियम बनाने पड़ते हैं। सुल्तान की पॉलिसी थी निरंकुश शासन की, तो इसने ऐसा किया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, पहले में उसने भूमि अधिग्रहित कर ली, भूमि छीन ली, और जितनी जरूरत थी, जितनी भूमि एक्स्ट्रा पड़ी थी उसको अपने अधिग्रहित कर ली, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू चांसेस थे। फिर जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे गांव ग्रामीण स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, उनको हटा के डायरेक्ट उसको अपने अधिकार, अपने दरबार को नियुक्त किया कि आप जाके नियुक्त करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई है, फास्टैग, जैसे कारों में आप देखते हैं कि टैग को लगा दिया जाता है, तुरंत अकाउंट से पैसा कट कर उसमें कर जाता है। तो एज ए बीच जो मीडिएटर था उनको हटा दिया और गवर्नमेंट खुद पैसा लेने लगी। ओके, तो अब देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट में ये समझ में आया कि जो भू राजस्व था, या ध्यान से देखिएगा, भू राजस्व था उस पर उसने टैक्स लगाया था, और टैक्स की दर उपज का 50% था, 50%, और ये हिंदुओं के लिए था, मुस्लिम के लिए था 25%। ओके, एक नई चीज अपना दी, और ये खास का जो था ना, ये टोटल रेवेन्यू पे नहीं था, वो नेट रेवेन्यू था, जो आपके कुल उपज, जो राजस्व निकलेगा ना, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा आपको देना पड़ेगा, कुल उपज का नहीं, जो आपके जो कुल उत्पादन का नहीं, कुल उपज का जितना आपको प्रॉफिट होगा बेचने से उसका आधा हिस्सा देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये बात, तो बहुत बहुत बड़ी मात्रा देनी पड़ती थी। और फिर इस पर एक मसाहत पूछा जाता था, मसाहत प्रणाली कब अप्लाई की गई, मसाहत प्रणाली मतलब भूमापन, भूमि को मापने वाली प्रणाली, किसकी कितनी भूमि है उसको उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, 3 पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अब उसने नए नए टैक्स लगाना शुरू किया, नए टैक्स, फिर 4 ही पॉइंट हैं, कुछ खास नहीं इसके बारे में, 4 ही पॉइंट बस समझने वाली। उसने नए नए टैक्स लगाना शुरू किया। अब देखिए टैक्स कौन कौन से लगाया, गढ़ी टैक्स लगाया जो घरों पर लगता है, जैसे आज की डेट में हाउस टैक्स, चरी टैक्स लगाया जो चरी टैक्स मतलब पशुओं पे लगता था, पशुओं या चारागाह, जो चारागाह चरते थे, जो पशु चरते थे उन पर लगाया जाता था चरी,
ठीक है। अब और ये था शायद 5% था, 5% था मुस्लिम्स के लिए और 6% था हिंदू के लिए, मतलब हिंदुओं के लिए हमेशा ही ज़्यादा रहा। और फिर देखें और कौन सा टैक्स लगाया, जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और एक जक़ात था वो मुस्लिमों पे लगाया जाता था, वो 1/4 अपनी कुल संपत्ति का 140 देना पड़ता था। ओके, और क्या था, खुम्स खुम्स किस पे लगता था, लूट के माल पे लगता था, जो माल लूट के लाएंगे तो उसका लगेगा 20% दीजिए, और 20% लेते थे लूट का माल। जो अब लूटेंगे, जनता तो लूट नहीं सकती तो सैनिक ही लूट के लाएंगे, तो जो लूट का माल था उसका 20% टैक्स था, और बाकी जो 80% था उस आर्मी में यूटिलाइज किया जाता था। ठीक है, अब इस तरह की उसने पॉलिसी अपने, देखिए एक पॉलिसी आप यहाँ पर समझ में आएगी, भूमि अधिग्रहित कर ली गई। मतलब अब कॉमन सी बात है, हर पॉइंट में हम लोग ये पॉइंट देखेंगे, कॉमन सी बात है, हिंदू बहुसंख्यक थे तो भूमि भी बहुसंख्यक ही होगी, ज़्यादातर भूमि बहुसंख्यक होगी। तो इससे जो भूमि अधिग्रहित की गई उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं पे निगेटिव असर देखने को मिला। फिर दूसरी बात, जो ये मखदूम चौधरी अखूत थे, ये भी जो पदाधिकारी थे ये गांव स्तर पे थे, प्रांतीय स्तर पे, तो ये भी हिंदू ही थे, ज़्यादातर मोस्टली हिंदू थे। अब यहाँ देखिए फिर हिंदू 50% दे रहा है, फिर यहाँ पे हिंदू 6% दे रहा है, यहाँ पे जजिया कर दे रहा है, और यहाँ पे एक तो माल भी चला गया, ऊपर से गवर्नमेंट के पास इनकम भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं पर, मैंने बोला कि अलाउद्दीन खिलजी में, लास्ट वीडियो में बता चुका, अलाउद्दीन खिलजी में के टाइम में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दरिद्रतापूर्ण हो गई थी, उसमें एक राइटर लिखते भी हैं, अब राइटर का नाम मुझे नहीं याद है, कि हिंदुओं की स्थिति इतनी दरिद्र हो गई थी कि वे मुसलमानों के घर में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतनी दरिद्र हो गई थी, वो मुसलमानों के घर में काम करने के लिए बाध्य हो गए थे, बहुसंख्यक हो गए, उनका कहना मतलब बहुसंख्यक होगा, वो काम करने में बाध्य हो गए थे। और दूसरा एक राइटर लिखते हैं कि रेवेन्यू पॉलिसी में अलाउद्दीन की इच्छा हो या ना हो, लेकिन इसका जो बुरा असर पड़ा वो हिंदुओं पर पड़ा, उनकी दरिद्रता और अधिक सघन हो गई। क्योंकि इसके देखिए ये जो 4 पॉलिसी थी, 4 पॉइंट्स थे, इसके गवर्नमेंट सुल्तान के पास रेवेन्यू तो खूब आया, खूब सारा रेवेन्यू आया, काफ़ी अच्छा उसके सोर्सेज बढ़ गए, लेकिन जनता पे इसके निगेटिव पड़ा, और हर वर्ग पे इसका प्रभाव पड़ा, हर वर्ग पे निगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन खासकर राइटर्स लिखते हैं कि इसमें हिंदुओं पर ज़्यादा प्रभाव भारी पड़ा, क्योंकि जनता में बहुसंख्यक हिंदू ही थे, उनको ज़्यादा टैक्स भी भरना पड़ रहा है, उनके पास से भूमि भी चली जा रही है, उनके पास इससे कुछ इनकम का सोर्स बच नहीं रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, उनकी स्थिति काफ़ी दरिद्र हो गई थी। इसका इस पॉलिसी का थोड़ा सा इंडिकेशन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट मार्केट कंट्रोल और लैंड रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ उसके सैन्य संगठन के बारे में डिस्कस किया। काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं वीडियो लंबे हैं, तो आप कोशिश करिए, मैंने पहले बता चुका हूँ कि आप 10-20 मिनट के वीडियो देखिए। हाँ, लेकिन हाँ, जब आप अलाउद्दीन के मेरे 3 से 4 वीडियो देख लेंगे तो अलाउद्दीन के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न तो खैर नहीं रह जाएगा। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट है, अलाउद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने अलाउद्दीन को सिंहासन में बैठाया, फिर उसके जो प्रारंभिक घटनाएं थी उनको किया, कैसे उसने अपने ही दरबारियों को विश्वासघात के आरोप में दंडित किया, फिर उसने अपनी मंगोलों से खुद को बचाया, विद्रोहियों को सजा दी, साम्राज्यवाद की नीति अप्लाई की, फिर प्रशासनिक में हम लोगों ने देखा, सैन्य संगठन देखा, और बाजार नियंत्रण देखा, भू राजस्व देखा। अब इसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु होती, मृत्यु पर ही चर्चा करेंगे। तो 1316 के पास की बात है। अलाउद्दीन ने जीवन भर बहुत, ये तो मेहनत तो बहुत की थी, जो कि सार्थक था, हमेशा दौड़ता था, और विलासी भी वो काफ़ी प्रमुख था। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो वेंटिलेटर पे चला गया, मतलब रुकन सैया पे बैठ गया, ठीक है, वो काफ़ी बीमार हो गया। अब क्या बीमारी थी इसके बारे में अलग अलग राइटर अलग अलग बात लिखते हैं, कि अलग अलग राइटर ने, कोई कहता है इस रोग से पीड़ित थे, कोई कहता है उस रोग से पीड़ित थे। तो रोग पे ना जाके हम लोग देखेंगे समरी क्या थी। तो 1315 के आसपास की बात है, 16 नहीं 15 के आसपास की बात है।
क्या फिर ये वेंटिलेटर पे चला गया, बेड पे लेटे रहे। अब देखिए इसने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को बनाया था उत्तराधिकारी, लेकिन ये थोड़ा सा लायबल नहीं था, रिलायबल नहीं था, उत्तरदायित्वहीन था और विलासी में पड़ा रहता था उसको। तो इसको हटाकर उसने अपने शहाबुद्दीन को बनाया था। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो हम लोग कुतुबुद्दीन शाह के बारे में चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अब हम लोग सिर्फ इसकी मृत्यु पर चर्चा करेंगे। खिज्र खां को बनाया था, लेकिन जब ये देखिए सुल्तान बेड पर पड़े हैं, खिज्र खां को टेंशन नहीं, तो इसमें दिक्कत ये होगी सुल्तान की जो वाइफ थी मलिके जहाँ शायद नाम था, एक वाइफ थी मलिके जहाँ, वाइफ तो कई थी लेकिन मलिके जहाँ, और इनका एक भाई था अलप खां। अलप खां, इन दोनों ने मिलके सुल्तान की शक्ति को, जो इसने इतना करा धरा है, इतनी अच्छी पॉलिसी अपना के जितना सा संगठन बना दिया है, इस शक्ति को तोड़ने की कोशिश की। सुल्तान की बात पता चल जाती है, सुल्तान बेड पे है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सब कुछ आंखें बंद करके बैठे हैं, तो सुल्तान की बात पता चलती। तो इसने मैसेज किया मलिक काफूर का, मैंने बताया था मलिक काफूर जो जब देवगिरी में अटैक करता है 1312 में, तो वहीं पर रुक जाता है और कुछ दिन शासन करता है और फिर वापस आ जाता है। तो 1315 वापस आ गया, उसने देवगिरी का हरपाल देव को शासन देकर देवगिरी का 1350 में वापस आ जाता है मलिक काफूर। सुल्तान ने बुला लिया। अब मलिक काफूर के भी पर निकला यहाँ पर। मलिक काफूर की महत्वाकांक्षाएं जागे कि सुल्तान बैठ गया, सुल्तान तो बेड पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, बाहर आ नहीं पाएंगे, हम ही सबको रास्ते से हटा देते। तो उसने क्या किया, मलिक काफूर ने खिज्र खां, अलप खां और इनकी और ये मलिके जहाँ, इन तीनों के प्रति सुल्तान के मन में वो भर दिया, कहा जाए विद्रोह, षड्यंत्र की भावना भर दी और इनको तीनों को कैद कर लिया। अब इससे सुल्तान काफ़ी दुखी हो जाता है कि सब कुछ, अब मलिक काफूर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन की यहाँ पर मृत्यु हो गई। अब तो अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो दिल्ली के बाद ही जामा मस्जिद के पास ही इसको दफनाया गया था। दिल्ली के पास ही जामा मस्जिद में इसको दफना दिया गया। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन यहाँ पे मरता है 1350। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन की जो पूरे जीवन की समरी है उस पर चर्चा करेंगे। क्या प्लस पॉइंट्स थे, क्या निगेटिव पॉइंट्स थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरी समरी देखने के अलावा आप अगर उसको आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन का कहा जाए वैल्यूएशन करेंगे पूरे जीवन का, कहाँ कहाँ उससे कमियां रह गई, क्या क्या उसने अच्छे अच्छे कार्य किए, क्या हमको उससे सीखना चाहिए और क्या उसको डिनाई करना चाहिए, क्या हिंदुओं की स्थिति रही, क्या उसने अपने भविष्य के लिए एक इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था, कैसे वो तुरंत तत्काल ध्वस्त हो गया, सिर्फ 4 साल में ही ध्वस्त हो गया पूरा। उसके बाद कुतुबुद्दीन शाह आता है जो एक खिलजी होता है, लेकिन उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह आता है जो खिलजी नहीं होता, 4th लास्ट में शासक था जो 2-3 महीने के बाद शासन करते खत्म हो जाता है। 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग खिलजी वंश का लास्ट वीडियो होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन कुतुब शाह और नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में चर्चा करते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन है, बजट का प्रावधान, बजट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन है बजट शब्द, एक तो बजट का मैंने पूछा था और दूसरा पूछा था लोकसभा के जनक कौन कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा, कुछ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकसभा, एंड विच आर्टिकल, इन विच आर्टिकल द वर्ड या टर्म बजट इज मेंशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और घर पे रुकें, स्टे होम।